आदरणीय मंच, नाम जानबूझ कर नहीं ले रहा हूँ, बहुत टाइम लग जाएगा। काफ़ी लोग हैं। और आज के उपन्यास जिसका विमोचन हुआ, रूपमती की डायरी के लेखक के.एम. अग्रवाल जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, कृष्णमोहन अग्रवाल जी का ये दूसरा उपन्यास है। प्रोफेसर रामनाथ का अभी 2 साल पहले ही उस पर लोकार्पण और बातचीत हुई थी। और उसके पहले उनकी एक और किताब जो पत्रकारी जीवन के अनुभव पर है कि जो झुका नहीं, तो और 78 साल के हैं। और पहले शुरुआती दौर में इन्होंने पत्रकार बनने से पहले कहानियाँ लिखी और फिर एक लंबा समय पत्रकारिता में उन्होंने दिया। गुवाहाटी से लेके इलाहाबाद से लेके और तमाम जगहों पर कई अखबारों में कार्यरत रहे। और फिर कोरोना के पहले से एक सृजनात्मक लेखन में सक्रिय हुए हैं। तो ये पहला उपन्यास जब बातचीत हुई थी, जिस पर उसके बारे में जो चर्चाएं हुई थी, उसके बारे में इसमें जो अभिमत है वो प्रोफेसर अनिल राय जी ने उस पर लिखा है और डॉक्टर रघुवंश मणि जी ने भी लिखा है। तो वो दोनों को पढ़ने के बाद उपन्यास मैंने शुरू किया था पढ़ना, तो उससे काफ़ी दृष्टि मिली। और एक बात और स्पष्ट करते हैं कि हम भले एक लेखक संगठन से जुड़े हैं, जो जिम्मेदार पदाधिकारी भी हैं, लेकिन मेरा एक पाठक की तरह ही साहित्य से ज़्यादा रिश्ता रहा है। और मेरी साहित्य के प्रति रुचि कहानियों और उपन्यासों से ही शुरू हुई थी एक दौर में। लेकिन पता नहीं क्यों एक लंबे अरसे से तक अब कोई उपन्यास और कहानी पढ़ा नहीं जाता। मिलता रहता है, खरीदा भी बहुत है, लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था। ये अलग से मैं अपने को विश्लेषित कर रहा हूँ, हो सकता है तमाम पाठकों की ये समस्या हो, लेकिन ये उपन्यास में पढ़ गया और एक बार में ही ख़त्म कर गया। तो और शायद इसलिए पढ़ गया कि लगा कि कुछ बोलने का मौका मिलेगा, तो इसलिए भी ज़्यादा पढ़ा। तो लेकिन इसको पढ़ते हुए मुझे कुछ अपने स्टूडेंट लाइफ के समय में पढ़े हुए कुछ उपन्यास याद आए और कुछ कहानियाँ याद आई। और बतौर एक पत्रकार तमाम ऐसी जीवंत कहानियों से जो हम लोग का वास्ता पड़ता है और उसको लगता है कि हम उसको एक कहानी में डाल लेंगे या एक उपन्यास में डाल लेंगे, लेकिन जो दिक्कत होती है उसके बारे में विचार किया। तो सबसे पहले तो ये, चूँकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो हो सकता है सबके हाथ में उपन्यास न मिला हो तो पढ़े ना हो, तो ये एक संक्षेप में इसकी कहानी हम जरूर बता देंगे कि इसमें क्या है। कि ये रूपमती की कहानी है। महाराजगंज ज़िले के सिसवा में उसका जन्म होता है, एक गरीब ओबीसी परिवार में, जो कि चाय और समोसे बनाने और मिठाई बनाने का काम करता है। रेलवे स्टेशन के पास उसके माता पिता की दुकान है। और फिर वो पढ़ने जाती है और 10वीं तक पढ़ने जाते समय उसका एक हालांकि उपन्यास पढ़ने से ये नहीं लगता है कि प्रेम होता है, लेकिन एक शिक्षक के साथ वो भाग जाती है और फिर वो कोलकाता में सोनागाछी तक पहुंचती है। फिर वहाँ से वापस आती है सिसवा और फिर उसकी शादी होती है एक क्लीनर से, एक ट्रक क्लीनर से, और सुरेश से, जिससे उसका प्रेम होता है, प्रेम भी है उसके साथ। और फिर उसकी शादी होती है, गोरखपुर आ जाती है। फिर वो उसको घर से निकाला जाता है। फिर वो एक ऐसी पढ़ी लिखी लड़की से, निर्मला से उसका परिचय होता है, जो उसको सामाजिक कार्यों में ले जाती है। और फिर वो सामाजिक कार्य करते हुए फिर एक समाज कल्याण मंत्री दबंग चौधरी के पास पहुंच जाती है लखनऊ, और उसका वहाँ पर दैहिक शोषण होता है। फिर वहाँ से किसी तरह से जान बचा के भागती है तो गोंडा पहुँचती है, और गोंडा में एक आश्रम है, मठ है, और वहाँ पर भी उसके साथ उसी तरह की शोषण की एक कहानी शुरू होती है। और आखिर में वहाँ डॉक्टर रघुनाथ से मुलाकात होती है, जो उसे इलाहाबाद ले जाते हैं, और इलाहाबाद में उसे एक नया जीवन उसका शुरू होता है। लेकिन फिर जो रघुनाथ उसको एक नया जीवन देने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी हत्या होती है। तो इस उपन्यास में कई शहर हैं, इलाहाबाद है, गोरखपुर है, महाराजगंज का सिसवा है, खड्डा है, निचलौल है, और हमारा गांव भी एक जगह उसका नाम आता है ठूठीवारी, और फिर महेशपुर, ये जो नेपाल का हिस्सा है। तो हमको तो जब ठूठीवारी का नाम आया तो हमने सोचा कि कुछ और ज़्यादा जिक्र मिलेगा, लेकिन सिर्फ एक ही लाइन में ठूठीवारी से होकर महेशपुर जाना, जब वो अपने माता पिता की खोज करने जाती है।
और फिर लखनऊ है। और लखनऊ में क्या है कि राजनीतिकों के बीच जो घात प्रतिघात है, सत्ता का खेल है, और उसके बीच एक युवती का जो शोषण है। इलाहाबाद में नजूल के जो आंदोलन करती है रूपमती, वो नजूल लैंड के इशू को लेकर होती है, क्योंकि नजूल लैंड पर गरीब बसे हुए हैं, उनको उजाड़ा जा रहा है, माफिया उस पर कब्जा कर रहा है, जो अभी बहुत चर्चा में है नजूल, क्योंकि अभी एक विधेयक आया था और विधान परिषद में वो गिर गया, वापस करना पड़ा, प्रवर समिति को चला गया है। फिर गोरखपुर में रहते हुए एनजीओ परिघटना पर ये उपन्यास प्रकाश डालता है कि एनजीओ में जाती, एनजीओ में किस तरह का भ्रष्टाचार चल रहा है और एनजीओ में किस तरह से एक नकली समाज कार्य हो रहे हैं जिसका कोई असर नहीं है। तो पूरा उपन्यास में देखिए तो बहुत सारे गंभीर विषय उठते हैं। एनजीओ परिघटना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। अगर उसी पर लिखा जाए, उसके अंदर की शोषण दास्ता कहानी कही जाए, किस तरह से उसकी फंडिंग होती है, किस तरह का बड़ा खेल है और किस तरह से बड़े राजनेता से लेके कथित समाजसेवी और तमाम लोग उससे जुड़े रहते हैं। लेकिन इस उपन्यास की जो मुझे कमजोरी लगी कि ये इतने बड़े बड़े समस्या वो बहुत झटके में परिचयात्मक रूप से जाके वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर इसी तरह से नजूल का अपने आप अगर ज़्यादा उसको विस्तार दिया जाए, वो तो लगता तो है कि नजूल से प्रभावित हो रहे हैं, जो वहाँ पे जो माफिया पनप रहे हैं नजूल लैंड पर कब्जा करके, जो ठक्कन महाराज हैं और नन्हे मियाँ हैं जो विधायक बन गए हैं। तो गरीब तो इनके साथ आ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो पूरा नजूल का खेल क्या है वो अपने आप में अगर उसको, क्योंकि अभी यूपी में ही उसकी बात हो रही है, तो वो करीब 45,000 एकड़ ज़मीन है नजूल की, और सबसे ज़्यादा नजूल की ज़मीन जो है वो इलाहाबाद में है। 1600 प्लाट हैं, 16,000 प्लाट है, और सब बड़े बड़े शहरों के एकदम हृदय स्थल पे हैं। तो किस तरह से नजूल का क्या था, तो ये लेकिन वहाँ भी पूरा नजूल का परिचय नहीं मिल पाता। ये तो केवल लगता है कि वहाँ पे गरीब लोग उससे हटाए जा रहे हैं, एक आंदोलन खड़ा होता है। तो उसको बार बार मुझे लगा कि इसमें कई ऐसे जगह थे जिसमें काफ़ी एक उपन्यास एक बड़ा हस्तक्षेप कर सकता था, और सघनता से उसका अगर वर्णन होता तो एक बड़ा काम हो सकता था। लेकिन वो जगह जगह उसी तरह से चरित्र भी उस तरह से उसका विकास ज़्यादा नहीं हो पाया। जैसे कि निर्मला एक आती है, तो जब निर्मला आती है और गोरखपुर आता है तो लगता है कि वही नायिका है, जिस तरह से उसका चरित्र विकसित होता है। एक दलित लड़की है, पढ़ी लिखी है, दिल्ली तक जाती है, फिर दिल्ली से वापस आके आती है, और लगातार वो रूपमती को सचेत करती है लखनऊ पहुंचाते वक्त कि अगर जा रही हो तो सावधान रहना कि शोषण तुम्हारा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद रूपमती उस शोषण के जाल में फंसती, लेकिन फिर वो गायब हो जाती है। वो पात्र अचानक, उसका कहीं जिक्र नहीं मिलता। लास्ट में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब वो गोरखपुर उसको खोजने आती है तो बुआ जी तो मिलती है, लेकिन वो चली जाती है दिल्ली। तो इसी तरह से कई ऐसे पात्र हैं जिसमें ये लगा कि ये उसका विकास होगा, एक नए तरह से उसका उभार होगा, लेकिन वो अचानक वो वहीं से ख़त्म हो जाता है। तो कई असंगतियां भी इस तरह से मुझे समझ में आई। तो फिर लेकिन जब एक डायरी, जिसका नाम ही है रूपमती की डायरी, रूपमती की डायरी क्या है, कहीं उसका डायरी पहली बार मिलती है गोरखपुर में, जब वो बेहोश होकर गिरी रहती है चौराहे पे, घर से जब उसको निकाल दिया गया है, और जब निर्मला उससे मिलती है तब उसका जब झोला वो दे उठाती है तब उसमें डायरी मिलती है। वहाँ से भी डायरी का कहीं ज़्यादा जिक्र नहीं है, और उस डायरी को सब लोग पढ़ते रहते हैं। डॉक्टर रघुनाथ जी भी पढ़ ले रहे हैं, असीमानंद भी पढ़ ले रहे हैं, दूसरे लोग भी पढ़ ले रहे हैं, उसके सारे जीवन की बातें जान ले रहे हैं। तो वो और दूसरी बात ये है कि जो डायरी है उसमें वो कविताएं भी लिख रही हैं, लेकिन वो कहीं भी उपन्यास में कोई एक कविता भी नहीं आती है उस डायरी में। डायरी तो होता है कि इतना नितांत निजी होता है कि सबसे सघन रूप से मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है। अगर उस डायरी के कुछ अंश भी आते उपन्यास में, एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट अभी बीबीसी में आई थी कि डायरी के ऊपर, खासकर कोरोना में जब लोग बहुत एकाकी हो रहे थे, तब ये बात हो रही थी कि कौन सी चीज़ें सहारा देंगी। काउंसलिंग के लिए लोग जा रहे थे, लेकिन वहाँ से बहुत सारे शोध हुए जिसमें पता चला कि जो डायरी लिखना है वो हमको अपने तनाव से और एकाकीपन से एक बड़ा मुक्ति देती है। और लखनऊ की एक मनोचिकित्सक है जो लिखते हैं कि हमारे जो मनुष्य के मस्तिष्क है उसमें 1.5 लाख विचार रोज आते हैं, और वो मिट भी जाते हैं उसी दिन।
सिर्फ 9 विचार रह जाते हैं। अगर उसको कोई डायरी में लिख लेता है, और वो भी हाथ से लिखने वाला, ये भी सवाल है कि इस दौर में तो हाथ से लिखना कम हो गया है। जो हाथ से लिखते हैं डायरी, उनके मस्तिष्क पर किस तरह का असर पड़ता है, और जो लोग कंप्यूटर या मोबाइल पे जो लिख रहे हैं उसका बहुत एक विशद उसमें लिखा गया है। लेकिन इस उपन्यास में डायरी तो है, लेकिन वहाँ भी वो ठीक से आता नहीं हमारे सामने। तो जब ये डायरी का जिक्र हुआ, जिसमें अनिल राय जी लिखा है कि लगा कि डायरी विधा में लिखा गया उपन्यास हो, तो एनी फ्रैंक का डायरी तो पूरी दुनिया में मशहूर है, सबसे ज़्यादा पढ़ी गई, 70 भाषाओं में अनुवाद हुआ। और उस डायरी को माना जाता है कि जो होलोकास्ट था उसका सबसे बड़ा जीवंत दस्तावेज है, उस तौर पर उसको पढ़ा जाता है, जिसमें वो छिपी हुई है एनी फ्रैंक अपने परिवार के साथ कि उसको खोज के मार दिया जाएगा, और फिर मार भी दिया जाता है, उसी यातनागृह में वो मरती है। तो वो एक डायरी है। मुक्तिबोध की भी एक डायरी, एक साहित्यिक की डायरी है जो लिखा करते थे अखबारों में, उसी नाम से कॉलम से वो आई थी। तो मुझे शेरा यात्री का एक उपन्यास याद आया, दराजों में बंद दस्तावेज। अब पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उस उपन्यास ने, हो सकता है कि मेरी उम्र उस समय किशोर भाई की थी, तो उसके वजह से ज़्यादा प्रभाव, लेकिन अटका हुआ है अभी तक। अभी 1 साल पहले शेरा यात्री जी का निधन भी हुआ। तो वो मुझे लगा कि अगर इस फार्म में अगर इस उपन्यास को लिखा गया होता कि वो एक मसूरी में जाते हैं और एक पुराना घर किराए पर लेते हैं, और उसकी सफाई होती है, तो एक पुराने से मेज़ के दराज से कुछ पन्ने मिलते हैं, और जो सफाई करने वाले उस पन्नों को फेंक देते हैं। लेकिन जब ये रात में लौटते हैं तो वो दरवाजे पर वो पन्ने फिर से उनकी राह देख रहे हैं, तो फिर वो जब उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो एक कहानी बनती है, और फिर वहाँ से वो कहानी शुरू होती है, एक प्रेम कहानी है, और अद्भुत है, वो उसका असर करती है। इसी तरह एक फिल्म भी आई थी, धोबी घाट, जिन्होंने देखा होगा, वो भी इसी तरह से है, एक डायरी से ही शुरू होती है। वो डायरी क्या है, मतलब एक तरह से आमिर खान उसमें है, किरण राव ने डायरेक्ट किया है, बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, कि उसमें एक पेंटर है, वो अपने किराए पे जाता है कि उसको पेंटिंग कुछ बनानी है, लेकिन वहाँ उसको कुछ ऑडियो कैसेट मिल जाते हैं घर से, जो पहले वहाँ पे थे, और वो एक लड़की थी जो वहाँ रही थी। तो वो मुंबई रहने के दौरान उसका किस तरह से शोषण हुआ, उसने उस कैसेट में बोल के टेप किया था और ले जाना भूल गई थी, और आमिर खान उसको जब सुनने लगता है तो वो एक पेंटिंग दूसरे तरह से बनने लगती है, और फिर एक नई पेंटिंग बन जाती है। तो इसको पढ़ते हुए मुझे बार बार लगा कि अगर इस तरह से भी इसको लिखा जा सकता है, और लोगों ने लिखा भी है, तो डायरी उसमें ज़्यादा अभिव्यक्त नहीं होती है। दूसरा ये है कि इसमें संवाद बहुत ही कम है, खोजने पड़ते हैं, ढूंढने पड़ते हैं आपको, और संवाद तो किसी भी उपन्यास को गति देते हैं, आगे बढ़ाते हैं, तनाव पैदा करते हैं। उसमें संवाद के जरिए जो पात्र हैं उनके तमाम मनोभावों का पता चलता है, लेकिन बहुत कम जगह, सारा कुछ खुद लेखक ही लिखता जा रहा है। तो वो संवाद, एक जगह आप देखिए कि एक जगह, कुछ जगहों पे संवाद हैं, और वो लगा मुझे कि वो चीज़ लेखक पकड़ रहा है। जब इलाहाबाद में वो ठक्कर महाराज रिक्शे से चलते हुए आ रहे हैं, उसके घर, डॉक्टर रघुनाथ के घर, और वो थोड़ा सा संवाद जो होता है इलाहाबादी भाषा में, लेकिन वो फिर वो 2-3 ही संवाद हैं, और फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। बाकी जगह वो अपना जो महाराजगंज का भोजपुरी का इलाका है, गोरखपुर है, लखनऊ का जो दूसरी भाषा है, वो सब भी उसमें नहीं आता है। फिर दूसरा ये है कि ये एक अच्छी बात है कि इन्होंने ये पूरे इस एक दौर को, और वो दौर भी ज़्यादा समय इसमें बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने पकड़ने की कोशिश की कि सिसवा में जब स्टेशन का वो वर्णन कर रहे हैं, जो मेरा भी देखा वाला जगह है वो, तो वो एक मतलब 90 के दशक का समय है वो, उससे, क्योंकि वो जो स्टेशन का जो वर्णन करते हैं, अब तो ज़्यादा स्टेशन में और सारी गतिविधियाँ हो गई हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात वहाँ पर ये लिखते हैं कि वो गल्ला मंडी है, और वाकई इस पूरे इलाके में सिसवा के तौर पर वो गला मंडी एक बड़ी जगह अभी भी बनी हुई है, पहले बहुत बड़ी जगह थी। वहाँ पर बीड़ी का उत्पादन होता था, और बीड़ी का सबसे ज़्यादा वो केंद्र था। तो मैं इसलिए कहने की कोशिश कर रहा हूँ, और फिर वो NGO का, कि मुझे कई जगह लगा कि सिसवा का ही रोचक कुछ मिल जाएगा इसको पढ़ते हुए, तो लेकिन वो सब एक संक्षेप में, एक परिचयात्मक रूप से, वर्णनात्मक रूप से ही
वो शुरू हो जाता है। तो चूँकि वक्ता काफ़ी है, मुझे तो मैंने काफ़ी इसको देखा था, लेकिन कम शब्दों में अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि प्रेमचंद ने उपन्यास रचना में काफ़ी बहुत सहज ढंग से और सरल ढंग से बहुत काफ़ी लिखा है, और उसमें वो ये जगह लिखते हैं कि उपन्यास को सरल साहित्य कहा गया है, लाइट लिटरेचर। लाइट लिटरेचर इसलिए है कि वो जो रसिक है, जो पाठक हैं, वो आसानी से उसको पढ़ जाते हैं, समझ भी जाते हैं। लेकिन जो उपन्यास लेखक है वो लिख रहे हैं कि उसके लिए इसको लिखना उसी तरह से है जैसे किसी दर्शन की किताब की रचना हो सकती है। वो कठिन काम है, बहुत कठिन काम, और विवरण इसमें बहुत हैं जिसकी तरफ इशारा भी किया है, लेकिन वो विवरण जो है सृजनात्मक रूप से और रोचक तरीके से नहीं प्रकट हो पा रहे हैं। और ये पत्रकारों की समस्या है, जैसे कि और ख़ासकर उन पत्रकारों की कि जो थोड़ा सा फील्ड में घूमते रहें। जो डेस्क पर बैठे हैं वो तो उनको ज़्यादा जीवन अनुभव नहीं होता, वो तो जो कापियाँ आती हैं उनके पास उसको देखकर एक कल्पना करते हैं। लेकिन जो फील्ड में घूमते रहे पत्रकार, उनको हमेशा नए नए तरह के पात्रों से, नई नई घटनाओं से, घटनाओं के बहुत सारे जो बहुत स्तर होते हैं उनसे उनका मुठभेड़ होता है। और कई बार उनको लिखता है कि जब वो कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं, मुझे ही खास तौर पर लगता है, पता नहीं और किसी को लगता होगा कि नहीं, मुझे तो लगता है कि जब मैं कोई इधर की कहानियाँ पढ़ता हूँ, चाहे उपन्यास पढ़ता हूँ, तो मुझे लगता है कि इससे बढ़िया तो हम लिख सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा जीवन अनुभव है, ज़्यादा पात्र मैंने ऐसे देखे हैं, लेकिन लिख नहीं पाया, कोशिश भी नहीं कर पाया। PM अग्रवाल जी लगातार कोशिश कर रहे हैं, और तो लेकिन वो घटनाओं को ज़्यादा जीवन अनुभव होना, प्रेमचंद ने एक जगह लिखा कि भाई कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा जीवन अनुभव हो तभी आप लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा जो ब्रिटेन में और दूसरे जो लेखक थे तो उन्होंने एक बिना टिकट यात्रा की कि देखें बिना टिकट यात्रा करने का क्या अनुभव होता है। तो प्रेमचंद ने मजाक में लिखा कि ये लोग लगता है कि जो भारत में ऐसा नहीं हो सकता कि भारत के लोग इतना कल्पनाशील ज़्यादा होते हैं, उधर के लोग कल्पनाशील कम होते हैं। तो अनुभवों को भी लिखते हुए जो कल्पनाशीलता का जो सहारा लेना होता है, ये सब, और प्रेमचंद के यहाँ बहुत सारे विवरण मिलते हैं। लेकिन फिराक ने जब उनके मृत्यु के बाद जो लिखा प्रेमचंद के साहित्य के बारे में, तो सबसे ज़्यादा उपन्यास में वही टुकड़ों टुकड़ों में जो विवरण आया, उसी को सबसे ज़्यादा उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है, और उनको पढ़ते हुए लगता है कि एक दार्शनिक इनको लिख रहा है। तो मुझे लगा कि इसमें कथावस्तु तो बहुत अच्छी है, एक पाठक देखे तो क्या है लिखा गया है, तो ढेर सारी कहानियाँ हैं। स्त्री की नज़र से पूरे इस देश की जो व्यवस्था है और शोषण है उसको समझने का प्रयास किया गया है, लेकिन वो तनाव जिस स्त्री के साथ इतना शोषण हो रहा हो कि वो हाई स्कूल पढ़ते हुए उसको एक वेश्यालय में पहुंचा दिया जाता है, एक जो मंत्री है उसके लगातार उसका यौन शोषण कर रहा है, जिस आश्रम में जाती है वहाँ तो एक जगह इन्होंने बहुत अच्छा पकड़ा है कि आश्रम में वो जाते उसका नाम बदल दिया जाता है। तो जो लोग जो आश्रम बना रहे हैं वो लोग यही करते हैं, जो सरकार भी आजकल बनाए वो यही काम करते हैं, जो नाम बदलने वाले, तो उसका नाम कुछ देर के लिए वहाँ बदल जाता है। तो ये कहीं कहीं उपन्यास में तमाम जगहों पर ये स्पार्क आता है, लेकिन अंततः वही कि एक बड़ा उपन्यास हो सकता था, क्योंकि इसका बहुत फलक बड़ा है। एक स्त्री के अपने व्यक्तित्व की जो स्वाधीनता है उसकी लड़ाई का उपन्यास है, लेकिन उसका क्राफ्ट और जो उपन्यास के और सारे जो तत्व होते हैं उसको ज़रा और गढ़ा गया होता तो मुझे लगता है कि एक बड़ा उपन्यास बन सकता था। बहुत बहुत धन्यवाद।